हेलो बच्चों। मैं बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट सेकंड का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रही हूँ। और वो हमको दिया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध का अणु कक्षक सिद्धांत जो हमको दिया गया था। उसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं माइक्रो सिस्टम्स के लिए, इवन मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है तो वो हमें मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करनी है। तो हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो दी गई थी कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए, है ना। संयोजकता बंध सिद्धांत और अणुकक्षक सिद्धांत दे दिया गया था कि हम सहसंयोजक बंध कैसे समझा सकते हैं, उसका बनना और स्टेबिलिटी। अब सबसे पहले जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने दिया था हमको, हिटलर और लंदन, और उसने दिया था। और उसका एक्सटेंशन भी जब हमको किया तो उसको फिर हमने आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह दिया। और इसलिए मुलिकन, हुंड और जोन्स ने मिलकर के हमको H2+ आयन के लिए, H2+ आयन के लिए सबसे पहले ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी निकाल करके दी। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी, मतलब वीबीटी और एमओटी जिसको हम कहते हैं, दोनों के थ्रू ही अप्रोक्सीमेट सेम रिजल्ट्स हमको मिल रहे थे। देखिए मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ। ये समरी है आपके लिए। बॉन्ड ओपेनहीमर सन्निकटन दिया गया था, बॉन्ड ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। तो कोवेलेंट बॉन्ड को जब हमने एक्सप्लेन करना चाहा तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी दोनों के हमको सेम रिजल्ट्स मिले मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए। और सबसे पहले हमें ये पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, साइंटिस्ट लुईस ने, है ना। वो हमें ये क्या बताता है, कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल के वैलेंसी शेल में, अष्टक पूर्ण हो जाना चाहिए। और अष्टक पूर्ण हो गया तो वो स्टेबल हो जाना चाहिए। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को केवल अणुओं की स्थायित्व को समझाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो स्टेबल तो हो गया, यानी कि उसका क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन तो हम कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो मात्रात्मक विश्लेषण है, क्वांटिटेटिव जो अप्रोच उसकी है, उसको हमें लुईस कॉन्सेप्ट समझा करके नहीं देता है। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए हेल्प ली गई है क्वांटम थ्योरी की। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ इसको। और क्वांटम थ्योरी यूजफुल क्यों है, क्योंकि सिंपलेस्ट सिस्टम को यूज करके हमने श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करके दिया है इनको। और हमें पता है सिंपलेस्ट सिस्टम होता है सिंगल, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, है ना, एटम हो गया। लेकिन हमको करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मॉलिक्यूल बनाए और एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो हमारे पास होता है H2+ आयन में। इसके अंदर क्या होंगे, दो तो हो जाएंगे न्यूक्लियस, और वैलेंसी शेल में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, बिकॉज निकल के H2+ आयन बन जाएगा। तो सबसे पहले क्वांटम के थ्रू इसको एमओटी को समझाया गया फॉर H2+ आयन। लेकिन जब इस सिंपलेस्ट सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई किया गया तो श्रोडिंगर इक्वेशन इसके थ्रू भी हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन का तो सॉल्यूशन सिंपलेस्ट इस तरह के सिस्टम के लिए भी पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो हमें करना क्या पड़ता है, कुछ कुछ हम कहते हैं ना, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई वैल्यू है 99.999, तो हम क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 ही है। एक तो हमने कर दिया इसको अप्रोक्सीमेट, और एक हमारे पास है सपोज 100.000001, है ना, ऐसी कोई चीज हमारे पास आ गई, तो हम क्या करते हैं, उसको राउंड फिगर में 100 ही कर देते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट हम उसको कर देते हैं पूरा पॉइंट्स या फ्रैक्शंस में लिखने की जगह। तो यहाँ पर ये जो अप्रोक्सीमेट मेथड हमने लगाया है, ये भी हमको श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्योंकि नहीं मिल पा रहा, तो वो हमने सन्निकटन की कुछ विधियां लागू करी। और वो अप्रोक्सीमेशन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन इज बॉन्ड ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है और इसको अप्लाई करके हम लगभग सही मान प्राप्त, क्योंकि अप्रोक्स मतलब लगभग, तो हम मान भी इसके लगभग ही प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये कहता क्या है,
ये हमारा कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन का, कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियस होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो क्योंकि उसके अंदर वेट होता है कुछ, वो भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन लाइट है और न्यूक्लियस भारी है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों ओर घूमते हैं, ये तो पूरा मॉलिक्यूल हो गया। न्यूक्लियस हैवी होने के कारण उनको तो हम स्टेबल मानते हैं, हालांकि मूवमेंट उसमें भी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से अगर हम कंपेयर करें मूवमेंट में, तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक को तो हम लगभग स्टेबल मानते हैं। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन मूव करता है उतना नाभिक नहीं कर पाता। तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या कर देंगे, न्यूक्लियस को तो स्टेबल, और मूवमेंट किसकी दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक की तुलना में ज़्यादा अधिक वेग से वो गतिमान है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये कैलकुलेट करने के बाद मान भी ज्ञात कर पाए कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो गतियां हैं वो कितनी मिली। ये एक बार मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, जो न्यूक्लियस है H2 मॉलिक्यूल आयन में, उसमें वो 1 पिकोमीटर तक की वो मूवमेंट करता है और इलेक्ट्रॉन 100 पिकोमीटर तक की मूवमेंट कर लेता है उसी टाइम पीरियड में। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा कैलकुलेटिव पार्ट है कि हम ये पता लगा पाए कि न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेट लगभग कांस्टेंट ही रहता है। अब हमने इस कॉन्सेप्ट को लगाया हमारे मॉलिक्यूल आयन H2+ पे। तो हमें पता है, देखो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाने वाली हूँ, ये एक न्यूक्लियस है H आयन का, एक ये दूसरा हाइड्रोजन आयन नहीं सॉरी एटम का। और जब मॉलिक्यूल बनेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, फिर एक ही निकाल देंगे, लेकिन है वो मॉलिक्यूल, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से होगा जो दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन में है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये एक इलेक्ट्रॉन जब एक नाभिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है उस वक्त वो दूसरे से दूर होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे नाभिक के साथ इंटरेक्शन में, तो पहले वाले के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। तो उसका एक बार में एक ही नाभिक की तरफ आपको मूवमेंट दिखाना है। और ये कॉन्सेप्ट हमको, देखो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने आपको एक H2+ आयन का रिप्रेजेंटेशन किया है ना, हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक तो है हमारे पास Ha, एक एटम, दूसरा है Hb। क्योंकि हम H2+ दिखाना चाह रहे हैं तो इन दोनों हाइड्रोजन्स को हमने एक को मान लिया Ha और दूसरे को मान लिया है Hb। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक ही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं वो शेयरिंग वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी हमने दोनों के साथ एक इक्विलिब्रियम स्टेट में। सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन Ha न्यूक्लियस के साथ तो Ra डिस्टेंस पर है और Hb न्यूक्लियस के साथ Rb डिस्टेंस पर है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये हम कैलकुलेट तभी कर पाएंगे, इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन करना है और इलेक्ट्रॉन की ही वेव फंक्शन निकालनी है। तो कब निकाल पाएंगे, जब हम ये मान के चलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन की दोनों न्यूक्लियस से डिस्टेंसेस वेरिएबल हैं, ये दोनों ही न्यूक्लियस से परिवर्तित होंगी। और जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो अंतर आणविक दूरियां हैं Ha और Hb के बीच की, यानी R की बात हो रही है, ये स्थिर रहनी चाहिए, क्योंकि नाभिक हमारा कांस्टेंट है बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। ये हमको इस पे लगाना ही है, अदरवाइज अगर R भी डिस्टेंस हमारी चेंज होगी तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे श्रोडिंगर इक्वेशन की। तो देखिए मैंने आपको दिखाया है, ये है हमारे पास Ha, ये Hb और ये एक इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंसेस Ra Rb और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस R। और ये इलेक्ट्रॉन जब Ha नाभिक के साथ इंटरेक्शन करेगा तो इसका जो तरंग फलन होगा वो A के रिस्पेक्ट में हम शो करेंगे, तो psi A लिखा जाएगा। उस वक्त वो B के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा होगा, तो psi B की वैल्यू होगी ही नहीं, वो जीरो होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन Hb के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जब ये Rb की डिस्टेंस कम होगी और ये Hb के पास आएगा, वो वेव फंक्शन psi B होगा। उस केस में psi A की वैल्यू हमको नहीं मिलेगी, ये हमें ध्यान रखना है। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस कांस्टेंट रहेंगी, यानी R की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? इसको हमने जब कैलकुलेट किया एनर्जीज के रिस्पेक्ट में, अंतर आणविक जो दूरी थी, अंतर नाभिकीय जो दूरी थी, देखिए आपके सामने ये एक मैंने ग्राफ दिखाया है
जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और वाई एक्सिस के ऊपर एनर्जी है। तो दोनों एटम्स जब ये आते हैं स्टेबिलिटी की ओर शेयर करके इलेक्ट्रॉन, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी कर्व मिलते हैं, इनके स्थितिज ऊर्जा के कर्व मिलते हैं। और इसकी न्यूनतम जो ऊर्जा हमको कहाँ पे मिल रही है, स्टेबिलिटी हमें मालूम है 268 किलो जूल पर मोल। उस वक्त दोनों एटम के बीच की दूरी 106 पिकोमीटर होती है। ये हमें कैलकुलेटिव वैल्यूज मिली हैं। क्लियर है? ये हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। और इसको हम कब कर पाए? बाय अप्लाइंग बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। अब इसमें एनर्जीज के रिस्पेक्ट में क्या कहता है ये? इसने ये तो समझा दिया हमें कि न्यूक्लियस तो स्टेबल होंगे और इलेक्ट्रॉन मूवेबल है ना। तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में तरंग फलन निकाल लेंगे श्रोडिंगर के अप्लाई करके। अब बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन लागू किस चीज़ पे करना है हमें, क्या किस चीज़ पे वो लगभग मान हमें निकालने हैं? वो इसी एनर्जी के रिस्पेक्ट में निकालने हैं हमको। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि कुल एक अणु के अंदर किस किस प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। ट्रांसलेशनल एनर्जी, स्थानांतरण की ऊर्जा, जिसको हम ईटी से दिखाते हैं। कंपन की ऊर्जा, वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसको हम ई न्यू से दिखाते हैं। घूर्णन ऊर्जा, रोटेशनल एनर्जी, ई आर से हम उसको शो करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हम उसको ई से डिनोट करते हैं। अब जब भी हम अप्रोक्सीमेशन, कोई सा भी अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो हम पहले उसकी कुल ऊर्जा व्यक्त करते हैं। और हमें पता है कुल ऊर्जा होती क्या है? सब प्रकार की जो एनर्जीज है उन सब का सम, उनका योग होती है। तो यहाँ पर भी इन सभी एनर्जीज को ऐड करने पर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आनी चाहिए। तो हम लगभग मान किस पे लगाएंगे? इस टोटल पे लगाएंगे कि टोटल इतने आ रहा है तो हम किसको छोड़ सकते हैं। तो जब हमने अप्रोक्सीमेशन को कैलकुलेट करने के लिए टोटल एनर्जी निकाली, तो हमको बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन ये बता रहा है, ये कॉन्सेप्ट है बॉर्न ओपेनहीमर का, कि जो स्थानांतरण की ऊर्जा होती हैं ये बहुत ही कम होती हैं और इतनी कम होती है कि हम इसको छोड़ सकते हैं। एक्चुअली जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो अणु की स्थानांतरण की गति के कारण ही है, मतलब कि ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ही है। यानी कि जो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसमें मूवमेंट होता है ये। तो ये यही वाली ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस तो ऑलमोस्ट स्टेबल है, तो ये वैल्यू बहुत कम होगी। मॉलिक्यूल की स्थानांतरण की गति यानी ट्रांसलेशनल एनर्जी, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात होती है इसमें। और जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, उसको बिना चेंज हुए ही न्यूक्लियस से और न्यूक्लियस की तरफ यानी टू एंड फ्रो मूवमेंट के कारण होती है। तो ये नेग्लिजिबल नहीं होती है। रोटेशनल एनर्जी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में परपेंडिकुलर और उसके अंदर उपस्थित जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में वो एनर्जीज होती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उसके कारण वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तो ये भी नेग्लिजिबल नहीं है। अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐसी होती है कि उसका तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 था तो n2 ही हो जाएगा, उसका क्वांटम नंबर ही चेंज हो जाता है, शेल ही चेंज हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो कौन सी वैल्यूज हमारी नेग्लिजिबल हो गई? अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहीमर ये जो स्थानांतरण वाली ऊर्जा है इसको हम छोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा किसी भी माइक्रो सिस्टम के मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर यानी सिंपल सिस्टम पे श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करके तरंग फलन निकालना। तो इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन कौन सा? बॉर्न ओपेनहीमर। तो हमको टोटल एनर्जी क्या मिल जाएगी? देखिए, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जब हमने इनको अप्लाई किया इसके हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि अभी हमने H2+ आयन पे प्रिंसिपल कौन सा लगेगा वो बता दिया। जब सबसे पहले H2+ आयन बनने के लिए H2 मॉलिक्यूल का बनना जरूरी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो ये हाइड्रोजन एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कौन से प्रोसेस से होते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब कि परमाणुवीय कक्षकों की रेखीय संयोग विधि से। नेक्स्ट आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि ये LCAO को हम क्वांटम मैकेनिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको मेरा अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच।